तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिटेरिया का जो 5000 क्वेश्चन का जो बुक है। टोटल इसमें 100 सेट है, 50 क्वेश्चन का हर एक सेट है और हर एक सेट को कंटिन्यू आपके लिए हम रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे और डिटेलिंग जहाँ जहाँ जितना ज़्यादा ज़रूरत होगा उतना डिटेलिंग करवाते हुए चलेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है 1799 पोस्ट पर बिहार दरोगा का वैकेंसी एकदम हाईलाइटेड चर्चा पर है और ये कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। तो कंटिन्यूटी के साथ आप लोग भी तैयारी करते हुए रहिए ताकि आपका एक सीट जो है पक्का हो जाए। तो ये बुक जो है 5000 जीके का 100 सेट बहुत ही काम आएगा आपको बिहार दरोगा में। इसका क्वेश्चन का लेवल बिहार दरोगा लेवल का ही है। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। जिस पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। और इसी दिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे हमारे भारत पर इन्होंने हर तरह से कब्जा कर लिया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद रानाडे। ये उग्र राष्ट्रवादी यानी कि गरम दल के नेता नहीं थे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ना, कौन गरम दल के नेता थे? अक्सर ये सब पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग अक्सर सुने होंगे लाल, बाल, पाल। ये 3 नाम जो है याद रखेंगे। लाल बाल पाल से कभी कभी पूछा जाता है लाल बाल पाल में है ना कौन नहीं है, ऐसे करके। या लाल बाल पाल का अर्थ क्या होता है? तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, यहाँ ऑप्शन बी में लिखा हुआ दिख रहा है। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, अब पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के तीनों जो थे उग्र राष्ट्रवादी थे, है ना, गरम दल के नेता थे। और गोविंद रानाडे जो थे ये उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ लखनऊ में, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, और इस 1916 के कांग्रेस के लखनऊ समझौता में का जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे, मजूमदार ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जब दोनों में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता, दोनों में समझौता हुआ, दोनों में मिलन हुआ, तो ये जो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ, ये मतलब कि घातक सिद्ध हुआ, ये परिणाम घातक सिद्ध हुआ। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का। चौथा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको बता दें, इसका दूसरा नाम है दिल्ली चलो। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत आपका 1940 में हुआ था और इसके जो नेता थे गांधी जी थे। नेतृत्वकर्ता जो थे गांधी जी थे, ये याद रखेंगे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। और इसमें पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही और तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे थे, सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे भी पूछा जाता है, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त जो थे तीसरे सत्याग्रही थे। और 1940 के आसपास जो थे
वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जो वाइसराय भारत का था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। तो ये सारी बातें जो आपको पता है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी, है ना। तो ये हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था, है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पहले जो भी संस्थाओं में देखा जाए तो सबसे प्रमुख जो संस्था था वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। इसका स्थापना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना जो है 1951 को हुआ था, 1951 में जो है इसका स्थापना हुआ था। और ये दो सोसाइटी के मिलने से मिलाकर बनाया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो है दो संस्थाओं के मिलाने से बना था। एक है लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों संस्था के मिलाने से मिल करके जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1951 में किया गया था। जो कि यह जो संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाओं में बहुत ही प्रमुख था। इस संस्था का काम यही था कि जो भी भारतीय हैं उनकी जो समस्या है उस समस्या को ये संस्था क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएगा। तो ये इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट ये संस्था था। फिर 6 नंबर है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनने को कह रहा है। तो साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन जो है इंग्लैंड में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन जो है इंग्लैंड में हुआ था, याद रखेंगे। और इंग्लैंड में जब इसका हुआ था तो 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत जो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो इसका विरोध किए थे, है ना, बहुत लोगों ने विरोध किया। लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल थे। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का लाठी चार्ज के दरमियान क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो है इसमें साइमन कमीशन में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि, है ना, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ, जो इस बार दिए होंगे उनको पता होगा, है ना, कि साइमन निम्नलिखित में से कौन संस्था था या कमीशन था जिसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो यही साइमन कमीशन था जिसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पे कौन सही है? तो ये जो है साइमन कमीशन आया था, है ना, केंद्र में द्विसदन विधायिका को खत्म करने के लिए का सुझाव देने को आया था। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 7 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता था? देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय बोला जाएगा तो WC बनर्जी हो जाएंगे। WC बनर्जी जो है ये प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, लेकिन जीते नहीं थे, हार गए थे। तो इस प्रकार से पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते, है ना। और वे जीते थे लिबरल पार्टी से जीते थे। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। फिन्सबरी जो उनका मतलब चुनाव क्षेत्र था, फिन्सबरी इंग्लैंड में, फिन्सबरी से ये चुनाव जीते थे। 1892 में ये चुनाव जीते थे। दादा भाई नौरोजी को, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा और अक्सर पूछा जाता है। फिर आपको बता दें ये जो थे प्रथम पारसी हैं, है ना, ये प्रथम पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, है ना, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे धर्म से पारसी हैं, ये भी पूछा हुआ है ना, कौन धर्म से जुड़े हुए थे? तो पारसी। और पारसियों का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो नौरोज त्यौहार है। नौरोज पर्व जो है, नौरोज त्यौहार जो है ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी थे। ये सब यूनिक बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। फिर 8 नंबर प्रश्न है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत पर हुनों का आक्रमण जो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है आपका,
ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख ये आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और आपको बता दें कि एक और है आपका भित्री अभिलेख, है ना। भित्री अभिलेख आपसे पूछा जाएगा। भित्री अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। भित्री अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। और रुद्रदामन का भी एक अभिलेख है ना, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन से संबंधित भी एक अभिलेख है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ का, है ना, गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का, इसको रफ कर देते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो हो जाएगा सी, है ना। और रुद्रदामन का एक और अभिलेख है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है ना, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख ये संस्कृत में, है ना, बनाया गया पहला ये अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, है ना, संस्कृत का पहला अभिलेख है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे याद रखने वाला है, और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आए थे, वैनसांग, जो कि अक्सर पूछा जाता है। है ना, वैनसांग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक विदेशी यात्री वैनसांग आया था। तो हाँ से हर्षवर्धन, हाँ से वैनसांग आप लोगों ने सुना होगा। 10 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। और ये जो वाक्य है ये मुंडको उपनिषद में संग्रहित है, मुंडको उपनिषद में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की संख्या बढ़ता है ना, कुल कितना है? 108 है। मुख्य उपनिषद पूछा जाएगा कितना है, तो मुख्य उपनिषद जो है 13 है। कितना है? 13 है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना जो है, बैठना, ये इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ना। उसी तरह से आप लोग को वेद का अर्थ होता है ना, ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है ना। तो ये भी बातें याद रख सकते हैं। उपनिषदों में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है ना। उपनिषदों में सबसे बड़ा जो उपनिषद है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद प्लस, है ना, छांदोग्य उपनिषद है। ये दोनों में श्लोकों की संख्या समान है, इसलिए इन दोनों को, है ना, सबसे बड़े का दर्जा दिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद जो है आपका मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद है। ये भी बातें याद रखेंगे। फिर आपका 11 नंबर है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु से याद रखेंगे, महायान शाखा। दोनों में महा है, तो महायान शाखा से संबंधित है महावस्तु जो महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत को बताता है। महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया जो है, ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया जो है, किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना, ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, है ना। मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति आप लोग को पता होगा, है ना, बोधगया में हुआ था, है ना। और पहली बार उपदेश जो है ये दिए थे सारनाथ में दिए थे, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। फिर आपका है 12 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो उपासना भवन का नाम था इबादत खाना नाम था। इसका स्थापना जो है 1575 में अकबर ने किया था। और अकबर से संबंधित एक और चीज़ है, आपको याद रखना है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, है ना। जजिया कर जो है समाप्त किया था, है ना, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और उपासना भवन का स्थापना इन्होंने किया था इबादत खाना के रूप में किया था, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखना चाहिए। फिर 13 नंबर है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में से सुविख्यात थे? तो बैजू बावरा और तानसेन जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, है ना। तानसेन जो थे संगीतकार थे, अक्सर पूछा जाता है। फिर आपका 14 नंबर प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात
बंदरगाह है या किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कोयला का बहुत बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। 15 नंबर प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखा जो है ये आपका ये है ना, देखेंगे देशांतर रेखा जो है ये आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या करता है? जोड़ता है। इस तरह से ये देशांतर रेखा है, ठीक है ना, ये देशांतर रेखा है इस तरह से, ठीक है। तो इसके बारे में दे रहा है ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर होता है, ये गलत हो जाएगा। इसकी संख्या 180 होती है, नहीं, इसकी संख्या 360 होता है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, नहीं, समय को प्रदर्शित करता है। समय को मेजरमेंट के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है, एकदम सही है। विषुवत रेखा जो है ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटता है, उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा पर सही बात है कि देशांतर के बीच की दूरी जो है अधिकतम होता है ना। लगभग देशांतर रेखा का जो अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होता है, और जैसे ही ये ध्रुव की ओर बढ़ता है इसकी दूरी घटते जाती है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा 15 का। फिर 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये तो आपको मैपिंग के थ्रू क्लियर करना होगा। आप चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर तो नल्ला मलाई पहाड़ी आपको मिलेगा। पहले आपको नल्ला मलाई पहाड़ी मिलेगा। नॉर्थ टू साउथ चलेंगे तो है, नॉर्थ टू साउथ चलेंगे तो नल्ला मलाई पहाड़ी सबसे पहले आपको मिलेगा। फिर आपका जवादी की पहाड़ी मिलेगा, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है ना। फिर नीलगिरी की पहाड़ी, ये भी आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। फिर अन्नामलाई की पहाड़ी आपको मिलेगा, है ना, इस तरह से करके। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, नल्ला मलाई की पहाड़ी आएगा ऊपर से नीचे, फिर जवादी की पहाड़ी आएगा, फिर नीलगिरी की पहाड़ी आएगा, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, मतलब विख्यात है? तो ये कोसी नदी बिहार का शोक जो है सौरो ऑफ बिहार है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मार्ग बदलती है। ये आपका कोसी नदी जो है ना, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला कटिहार में जो है, कुर्सेला के पास कटिहार में जो है यह गंगा नदी से मिल जाती है। और बिहार में जो नेपाल से आती है, नेपाल के गोसाई धाम नामक स्थान से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोसी नदी का उद्गम स्थान जो है गोसाई धाम है। गोसाई धाम जो है इसका उद्गम स्थान है ना, नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। और ये बिहार में प्रवेश करती है ना, सुपौल जिला में से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सुपौल से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप याद रखेंगे। 17 के बाद आते हैं 18 पर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है ना। चूँकि ये जो मृदा की बात कर रहा है, इस मृदा में पहले से ही लोहा की मात्रा होती है और लोहा का मात्रा बढ़ जाएगा तो ये उपजाऊ नहीं रह जाता है। और ये मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है काजू के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना। काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में किया जाता है। काजू के अलावा इसमें चाय कॉफ़ी का उत्पादन जो है इस लेटराइट मृदा में किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है काजू के उत्पादन के लिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी मिट्टी जो है काजू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है लेटराइट मृदा है। फिर 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एकदम सही है। यह एक कण प्रकृति दिखाता है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, एकदम सही है। उपयुक्त में से सभी जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है किण्वन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, यानी कि इसको ठेठ भाषा में कहेंगे सड़ता है। बायोगैस में क्या होता है? जो भी चीज़ें हैं उसको सड़ाया जाता है, तो किण्वन सही उत्तर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक जो है पूछा जाएगा, मुख्य घटक कौन सा गैस होता है ना। तो मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, CH4 होता है, मीथेन होता है, जिसको
मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर 21 नंबर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार जो है, साइज जो है वो बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण मतलब फैलाव है ना, जो होता है किसके कारण होता है? तो धूल कण के कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण है, स्कैटरिंग जो होता है, वो धूल कण डस्ट के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को जो है ना, वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण का कारण धूल कण होता है और इस पूरे घटना को है ना प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाएगा तो 0 एकदम सीधा टिक करेंगे, डी ऑप्शन। फिर आपका 24 में सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई जो है किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर है दाब का विमीय सूत्र जो है, डायमेंशन जो पूछ रहा है प्रेशर का, वो क्या होता है? तो आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा। दाब क्या होता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। यानी कि है ना बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग एफ बाई एरिया, तो एफ है ना, यानी कि बल एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। तो फिर एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर लिखते चलेंगे, एम ए। अब यहाँ पे मास का बीमा निकालेंगे। यहाँ पे एम का मतलब क्या हो गया? मास हो गया। तो मास का बीमा क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। फिर ए हो गया आपका त्वरण। त्वरण का मात्रक से आप निकाल लेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का बीमा क्या होता है? आपका एल होता है। क्या होता है? एल होता है। और ए त्वरण सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका प्रति सेकंड स्क्वायर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमा टी टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये नीचे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को का जो बीमा होगा वो क्या हो जाएगा? एल टू द पावर 2 हो जाएगा। तो एक कटेगा तो क्या बचेगा? फाइनली क्या बचेगा? एम और नीचे था 2 तो एक ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा। और आपका समय था प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था ना, तो ये टी हो जाएगा, टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है एकदम मैच कर रहा है। इसको आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर 26 नंबर प्रश्न है, जैव सेल क्या है? तो कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला है। कोयला जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये भी याद रखें, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब के सब जो है ना अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। कोयला की बात करें तो कोयला जो है आपका सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइट है। सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला है एंथ्रासाइट है, जिसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। एंथ्रासाइट का भंडार जो है भारत में जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल के रानीगंज जो है रानीगंज, ये सबसे पुराना कोयला का एंथ्रासाइट कोयला का खान है। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। वैसे कोयला का 4 प्रकार होता है। ठीक है। फिर आपका है कोयले के खान में जो है मीथेन गैस निकलता है। ये भी याद रखेंगे। कोयला का जो खान होता है इसमें मीथेन गैस निकलता है ना। CH4 गैस निकलता है। फिर यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम में जो है यादाश्त का सारा प्रोसेस होता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये है आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स, इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मानव शरीर में तत्व पाया जाता है वो ऑप्शन बी ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में 65% पाया जाता है। मानव शरीर में दूसरा तत्व जो है अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, ये लगभग 18% पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन जो है 10% मानव शरीर में पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन जो है 3% मानव शरीर में पाया जाता है।
और भूपरपट्टी पर भी पूछा जाता है। क्रस्ट पर जो है ना, हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है इस पर 46% जो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में ही पाया जाता है। ये सभी बातें याद रखेंगे। फिर आपका है 30 नंबर प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है वोल्ट मीटर सही उत्तर हो जाएगा। आमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा मापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आमीटर का, जिसको एमीटर भी पढ़ते हैं। फिर 30 के बाद आता है आपका 31 आता है, आपातकाल के दौरान, आपातकाल 352 आर्टिकल है ना, राष्ट्रपति के को जो है आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। 352 के तहत जो है जब बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उस केस में आपातकाल लागू हो जाता है। तो इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है, समाप्ति जो है कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 352 के तहत जो है ना आपका 358 जो है अपने आप लागू हो जाता है। इसके तहत जो है जितना भी मौलिक अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो समाप्त हो जाता है। और 359 आर्टिकल के तहत जो है ना 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ करके सभी अन्य जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 356 के तहत जो है, 356 के तहत 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगता है। अभी तक भारत में एक भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्ष होता है ना। जितनी भी संसदीय समितियाँ हैं उसमें प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। और प्राक्कलन समिति का जुड़वा जो बहन है, जुड़वा भाई या बहन कहें, वो लोक लेखा समिति है। ये आप सुने होंगे। प्राक्कलन समिति में सभी के सभी जो 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, है ना, लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, ये भी याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में, और इनका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। 33 है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो संचित निधि आपको बता दें, संचित निधि जो है ये आपको आर्टिकल 266 याद रखेंगे। आकस्मिक निधि भी एक होता है, आकस्मिक निधि भी होता है। आकस्मिक निधि की बात किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 267, दोनों आर्टिकल याद रखेंगे, है ना। संचित निधि से संबंधित आर्टिकल 266 है, आकस्मिक निधि से संबंधित आर्टिकल आपका 267 है, 267 है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा यानी कि धन निकाला जाता है? तो ये भारत का संसद, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 34 है, भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समझ समानता की बात करेगा तो ये ब्रिटेन के संविधान से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विधि के समझ समान है ना, समानता संरक्षण की बात किया जाएगा। विधि के समझ है ना, विधि के समझ है ना, समझ समानता का संरक्षण, समानता का संरक्षण की बात किया जाएगा, संरक्षण की बात, तब ये अमेरिका का संविधान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विधि के समझ समानता का संरक्षण शब्द लगा देगा तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। खाली विधि के समझ समानता की बात कहा जाएगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। एक और है आपका जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध जो है ना, जो भी आपात उपबंध से संबंधित है, आपका भाग 18 जो हमारे देश का संविधान का जो भाग 18 है उसमें जो आपात उपबंध दिया हुआ है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 35 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके संबंधित जो आर्टिकल है 368 ये एकदम याद रखेंगे। 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। और इसमें ये भाग किस भाग में? 20 भाग में है। फिर 12 में जो है ये इसमें वित्त संविदावाद से संबंधित बात दिया गया है। 18 में आपात उपबंध दिया गया है। और भाग 16 में जो है कुछ विशेष
वर्गों को उपबंध किया गया है ना, से संबंधित दिया गया है। तो इसका आंसर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 36 नंबर प्रश्न है ना, मिलान करने वाला है। भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम जो है ये 10वीं अनुसूची में हो गया है। 73वां संविधान संशोधन जो है आया था आपका, किससे आया था, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। भूमि सुधार अधिनियम जो है ये आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कुल 12 अनुसूचियां हैं है ना, और 395 अनुच्छेद है, और 22 भाग है हमारे वर्तमान के संविधान में, है ना। मतलब कि जो हमारा मूल संविधान है उसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में तो बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 का हो जाएगा 2, तो 1 का 2 यहाँ भी है, 1 का 2 इसमें है ना, इसमें तो नहीं है, यहाँ लेते हैं। 1 का हो जाएगा 2, ठीक है, 1 का हो जाएगा 2 इसमें है। फिर 2 का हो जाएगा आपका 1, है ना, दल बदल इधर है तो ये 1, तो देखिए यही है 2 1, है ना। बी ऑप्शन में 1 सिर्फ इसी में है, तो ये बी सही उत्तर बी हो जाएगा। फिर 37 है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 38 से निम्न से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो गुलाबी क्रांति है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से है, किससे है, मांस उत्पादन से है। नीली क्रांति आपका है ना मत्स्य पालन से है, किससे है, मत्स्य पालन से है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किन 2 स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है आपका 1944 में हुआ था, और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है ना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है ना का स्थापना 1945 में, दोनों का स्थापना 1945 में, 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दोनों का किया गया था, इसलिए दोनों को जो है जुड़वा संस्था के नाम से जाना जाता है। फिर 39 के बाद आते हैं 39 के बाद 40 सॉरी। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसका स्थापना जो है RBI का 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसका मुंबई में जो है क्या है मुख्यालय है, और RBI के अभी जो गवर्नर हैं है ना मल्होत्रा है ना, क्या नाम है, संजय मल्होत्रा है ना, संजय मल्होत्रा जो है RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हिंदू राष्ट्र का विचार मुख्यतः किसका था, तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मुख्य रूप से BD सावरकर, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका है 42 नंबर, भारत में आय कर है जो है इनकम टैक्स कैसा है, तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी कौन खाएगा, अंधे लोग खाएंगे है ना, देख नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, कच्चा पुड़ी भी खा लेंगे, तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, है ना। केरल में 2 गो जो है, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे किया जाता है। एक आपका है ना कथकली और मोहिनी अट्टम जो है, और कथक के लिए केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का उड़िया है ना, और कर्नाटक का कोई नहीं है, ठीक है। फिर हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो मलखम्ब, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये सब स्टैटिक है, रटने टाइप का है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपख आंदोलन के नेता जो थे दादू दयाल, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। द्रकमा या द्रक्षमा है ना, इसको द्रकमा या द्रक्षमा करके लिखा हुआ रहता है ना। ये जो सिक्का है किसने चलाया था, तो ये ग्रीक ने चलाया था, है ना, यूनान के लोगों ने जो है, यानी कि अभी वर्तमान में ग्रीक यानी कि यूनान में जो है यूरो मुद्रा चलता है। क्या चलता है, यूरो चलता है। लेकिन यूरो के पहले यूनान का ग्रीक का जो मुद्रा था द्रक्षमा था, यानी कि द्रकमा था। और यहाँ का एथेंस जो है, एथेंस वो राजधानी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल मतलब जलोढ़ का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ा देता है, ये खादर है ना। खादर जो है
ये एक तरह का एलुवियल है, जलोढ़ मिट्टी है, जो बाढ़ आता है तो एक नया परत बिछा के चला जाता है और मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देता है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 48 से हुआ समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो ये थर्मोकलाइन, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बेसल मापदंड का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो अर्नाल्ड टॉयम्बी सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्नाल्ड टॉयम्बी। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1688 में ही हुआ था। 1688 में ही भारत में जो है ना, मद्रास नगर निगम का जो है स्थापना, नगर निगम का स्थापना जो है 1688 में ही हुआ था, है ना। भारत का पहला नगर निगम जो है मद्रास नगर निगम है, जिसका स्थापना भी 1688 में हुआ। औद्योगिक क्रांति भी 1688 में इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग 50 को क्या किए, कवर किए, है ना। और यहाँ पे आपका स्मरणीय तथ्य में पीछे दिया हुआ, इसको भी एक नज़र सुन लेंगे, याद होगा फिर भी, है ना। पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ बहुत सारे बातें दिया हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिला था। फिर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से, है ना। गड़ता आवास जिसको गड्ढा घर कहते हैं, है ना, इसका साक्ष्य मिला है बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से मिला है। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से ही मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। फिर अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन और लोथल दोनों जगह से मिला है। युग में समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य से मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनमाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। बहुत ही उन्नत किस्म का जल प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहिवा से। फिर आपका है आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। देखिए आग लगता है तो कहते हैं कि पूरा पूरा आग लग गया, आग लगता है तो पूरा लग जाता है, ठीक ना। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, याद रखेंगे, पूरा पूरा आग लग गया पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में, है ना। पहिए का आविष्कार होगा तो नया नया आप लोग गाड़ी पे बैठेंगे, है ना, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। जौ को ही यव कहा जाता था। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन था? तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल एमपी में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल एमपी में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सुतकोतदा जो थे ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, है ना। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। दरोगा में क्या बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? हड़प्पा को जो है जुड़वा या है ना संयुक्त राजधानी पिग्गट ने कहा था। ऐसे भी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, है ना, जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे स्थित था। ये भी एग्जाम में कवर पूछा जा चुका है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है ना सिंधु नदी के किनारे, याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के तट पर स्थित था।